नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। अयोध्या से लेकर वॉशिंगटन तक और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक बड़े खुलासे और उठापटक मची है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट का दान घोटाला बीजेपी की लंका ढहा देगा? अखिलेश यादव ने तो कुछ ऐसा ही बयान दिया है। इसके अलावा क्यों एक केंद्रीय मंत्री और आईएएस अधिकारी पर अपनी ही सरकार की योजनाओं से करोड़ों की मलाई खाने का गंभीर आरोप लगे हैं? और क्या अमेरिकी अदालत में अडानी में पर फंसा शिकंजा ट्रंप मोदी के लिए बड़ा झटका है? और ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम जारी होने के बाद क्यों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में दिया गया सीना ठोक कर वाला बयान चर्चा में है? बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारे ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़े उस सच के साथ जो आपसे सीधा सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम जारी, संसद में राजनाथ सिंह के बयान पर उठे सवाल। अमेरिका में फंसा अडानी का केस, मामले को खारिज करने से जज ने किया इनकार। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने अपने ही मंत्रालय से ली 99 लाख की सरकारी सब्सिडी। राम मंदिर दान विवाद पर अखिलेश का हमला, बोले अयोध्या बनेगी बीजेपी की लंका। हॉर्मुज में सिंगापुर के जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिका की जवाबी कार्रवाई। अब शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के नाम जारी होने के बाद से घिरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर जारी किए। इन सभी शहीदों के नामों को दिल्ली के इंडिया गेट के पास बने नेशनल वॉर मेमोरियल में हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा। उनके बलिदान को याद रखने के लिए इन नामों को विशेष ग्रेनाइट पटल पर उकेरा जाएगा ताकि देश के वीर सपूतों की विरासत को सहेजा जा सके। शहीद होने वाले इन 6 जवानों में 5 भारतीय सेना के और 1 वायुसेना का जामा शामिल है। हालांकि नाम जारी होने के बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में 28 जुलाई 2025 को दिया गया भाषण चर्चा में आ गया, जिसमें वो विपक्ष को ललकारते हुए कह रहे थे कि आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। और इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने जमकर तालियां बजाई थी, मेज थपथपाई थी। अमेरिकी जज ने गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामलों को तुरंत बंद करने की मांग ठुकराते हुए न्याय विभाग से फैसला वापस लेने का कारण मांगा है। उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े मामले में अमेरिकी अदालत का रुख एक बार फिर बदलता दिखाई दे रहा है। अदालत ने अडानी के वकीलों की उस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है जिसमें मामले को तुरंत और औपचारिक रूप से खत्म करने की अपील की गई थी। साल 2024 में गौतम अडानी पर सोलर प्लांट का ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा था। इसके अलावा अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने और भ्रष्टाचार विरोधी नियमों को लेकर गलत जानकारी देने का भी मामला दर्ज किया गया था। अडानी समूह ने हमेशा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ने इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला सुनाया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रुकलिन के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गौरोफिस ने कहा कि अभियोजकों का नोटिस उनके फैसले को ठीक से स्पष्ट नहीं करता है। अदालत का मानना है कि सरकार द्वारा दिया गया संक्षिप्त और अस्पष्ट बयान किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए काफी नहीं है। जज ने न्याय विभाग को इस मामले पर पूरी जानकारी जमा करने के लिए 13 जुलाई तक का समय दिया। कानूनी जानकारों का कहना है कि जब तक जज औपचारिक आदेश नहीं देते तब तक ये आरोप आधिकारिक तौर पर लंबित रहेंगे। इस घटनाक्रम को ट्रंप के लिए भी झटका माना जा रहा है। आरोप है कि ट्रंप अडानी समूह को राहत दिलाने के पक्ष में थे। दावा किया जा रहा है कि इसके बदले में उनसे और प्रधानमंत्री मोदी से कुछ प्रतिबद्धताओं की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि इस मुद्दे पर अदालत ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी और मामला आगे बढ़ेगा क्या? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर अपने ही मंत्रालय के बोर्ड से करीब 1 करोड़ रुपए की कृषि सब्सिडी लेने का गंभीर मामला सामने आया। ये राजस्थान के एक बड़े फार्म हाउस से जुड़ा बड़ा दिलचस्प और गंभीर मामला है। उनके खेत में ककड़ी की खेती के लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार हुआ। इस प्रोजेक्ट पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से करीब 99 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई। हैरानी की बात तो यह है जिस बोर्ड ने यह सब्सिडी मंजूर की है, मंत्री जी खुद
उस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं। इस योजना के तहत मिर्च, खीरा, टमाटर और फूलों की कमर्शियल खेती के लिए सरकार 50% तक की सब्सिडी देती है। जब इस पूरे मामले पर मंत्री भागीरथ चौधरी से सवाल पूछा गया तो उनके दफ्तर ने कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की कमर्शियल खेती योजना के तहत एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मिलने का खुलासा हुआ। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार के परिवार वाले भी इसके लाभार्थी निकले। वो केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव पद पर तैनात हैं। उनके परिवार में मां, पत्नी और बेटे को मिलाकर कुल 1 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई। ये पूरा खेल नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की उसी योजना के तहत खेला गया। नियम के अनुसार एक परिवार को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक ही सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन इस परिवार ने नियम का तोड़ निकालते हुए 3 अलग अलग सदस्यों के नाम पर पैसे लिए। खास बात यह है कि इस भारी भरकम सरकारी मदद की जानकारी उन्होंने अपनी सालाना संपत्ति के ब्यौरे में भी नहीं दी। जब इस बारे में आईएएस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि सेवा नियमों के तहत उन्हें केवल बड़ी संपत्ति की जानकारी देनी होती है। इस तरह के मामलों से साफ होता है किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं का फायदा बड़े अधिकारी और रसूखदार लोग उठा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में दान घोटाले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अयोध्या ही बीजेपी के लिए लंका साबित होने वाली है। उनका कहना है कि जो लोग खुद को बहुत बड़े भक्त बताते थे, उनका असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भगवान के चमत्कार से इन पाखंडियों का नकाब उतर चुका है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि बीजेपी के घमंड का ये लंका रूपी साम्राज्य अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर दान के सोने चांदी के गहनों और पैसों में हेरा फेरी की गई है। जो लोग पहले कहते थे कि उनके पदाधिकारी इस्तीफा नहीं देते, वो अब इस्तीफे को त्यागपत्र बताकर अपनी जान बचा रहे हैं। अखिलेश का मानना है कि यह तो बस शुरुआत है और आने वाले दिनों में बीजेपी के अलग अलग संगठनों और ट्रस्ट के बीच अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बनाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की। फ्लाइट में मिले फडणवीस, उद्धव बोले दिन की बड़ी खबर। और हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका की कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी ने दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले गौतम इन दिनों पार्टी में काफी पसंद किए जा रहे हैं। वो अविनाश पांडे की जगह लेंगे। इस नियुक्ति के पीछे कांग्रेस की नजरें यूपी के दलित वोट बैंक पर टिकी हैं। पार्टी बीएसपी के कमजोर होने का पूरा फायदा उठाना चाहती है। आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम पहले बीएसपी के छोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे। वो हाल ही में मायावती के घर भी गए थे, लेकिन बीएसपी प्रमुख ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया था। अब आम आदमी पार्टी से बाहर होने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और फिलहाल एआईसीसी दलित दल के सेल के प्रमुख हैं। बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बदलाव के तहत युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को कांग्रेस सेवा दल की कमान सौंपी गई। वो लालजी देसाई की जगह लेंगे, जिन्हें अब ओडिशा का प्रभारी बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सरकार बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ेगी जैसे गुजरात, उत्तराखंड और असम में हुआ। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन भी किया गया है। पश्चिम बंगाल ऐसा करने वाला बीजेपी शासित 8वां राज्य बन जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही कमर्शियल फ्लाइट में साथ सफर करते नजर आए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ मुंबई से नागपुर जा रहे थे। इसी इंडिगो की कमर्शियल फ्लाइट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। ये सफर ऐसे समय में हुआ जब राज्य में सियासी उठापटक चल रही है और हाल ही में शिवसेना के 6 लोकसभा सांसद बागी हो गए। विमान के अंदर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए और आपस में कुछ बातचीत भी की। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज के दिन हम तीनों का एक साथ मिलना सबसे बड़ी खबर है। वहीं बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने इस मुलाकात को ज्यादा तूल ना देते हुए कहा उन्हें इस बात से ज्यादा हैरानी है कि उद्धव ठाकरे ने प्राइवेट जेट की जगह अब आम कमर्शियल फ्लाइट चुनी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध का मतलब दुश्मनी नहीं होता और नेता आपस में अच्छे संबंध रखते हैं।
हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में सिंगापुर के कमर्शियल जहाज पर हुए ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका का कहना है कि ईरान की इस खतरनाक हरकत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते पर जहाजों की आवाजाही खतरे में पड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस हमले को सीज फायर का एक मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ने ईरान के 4 में से 3 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने फारस की खाड़ी में फंसे हुए जहाजों को निकालने का काम फिलहाल रोक दिया। जब तक जहाजों की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती तब तक निकासी शुरू नहीं की जाएगी। लेबनान और इजरायल के बीच शांति का रास्ता साफ करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिकी राजधानी में हुई 5 दौर की बातचीत के बाद ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस समझौते के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसमें लेबनानी सैनिक इजरायल के कब्जे वाले 2 इलाकों का नियंत्रण अपने हाथों में लेंगे। इसके साथ ही हिजबुल्लाह गुट को हथियार डालने की प्रक्रिया भी इस डील का मुख्य हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस समझौते की शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। हालांकि समझौते के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में इसका विरोध भी शुरू हो गया। हिजबुल्लाह के समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। सरकारी मीडिया के अनुसार बड़ी संख्या में समर्थक मोटर बाइक्स पर सवार होकर संसद के पास और एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर पहुंच गए। नाराज प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर टायर जलाकर रास्ते भी जाम कर दिए। हालात को देखते हुए राजधानी की कई सड़कों पर लेबनानी सेना ने अस्थायी चौकियां बना दी हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जा सके। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.